हाय गाइस, वेलकम टू आरसी क्लासेस। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में 12 फरवरी शिफ्ट 1 के जितने भी मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 11 फरवरी के तीनों शिफ्ट्स के मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हो। और आज मैं 12 फरवरी शिफ्ट 1 का मैथ के क्वेश्चन को कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन है वो रेशियो से ही पूछा गया। क्या पूछा गया है? यदि A:B:C कितना है 4:5:6 है तो क्या पूछे 1/A:1/B:1/C क्या होगा। तो A:B:C कितना है 4:5:6 है। पूछा क्या है 1/A। 1/A कितना है 4। 1/B तो 1/B कितना है 5 एंड 1/C तो 1/6। अब देखो इसको क्या निकालना है। तो 4, 5 और 6 का सबसे पहले क्या कर लो, एलसीएम ले लो। 4, 5, 6 इसका एलसीएम कितना होता है 60। एलसीएम 60 हो गया। अब क्या करो, ये नीचे वाला जितना भी डिनोमिनेटर है उससे क्या करो डिवाइड कर दो। अगर 4 को 60 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 50, जो किसका वैल्यू है A का वैल्यू है। उसके बाद V का वैल्यू क्या होगा, तो 5 से 16 को डिवाइड करो 12 और C का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना है 6। 6 को 60 से डिवाइड 60 को 6 से डिवाइड करो 10। इस क्वेश्चन का आंसर क्या गया 15:12:10, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पाई चार्ट दिया गया है और इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बहुलक पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जिसकी जो ये बचत है ये व्यक्ति की संख्या है, मतलब बारंबारता है। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वही क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो इसमें देखो 5 कितने बार है 1 टाइम्स, 15 3 टाइम्स, 20 4 टाइम्स, 25 2 टाइम्स, 30 1 टाइम्स, 35 1 टाइम्स, 40 2 टाइम्स। सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा नंबर है 20, जो कितने बार आया है 4 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20। तो दिए गए डेटा का बहुलक क्या है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डीआईसी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि बल्लेबाज B3 द्वारा बनाए गए रन की प्रति मैच औसत क्या है। यहाँ पे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टोटल बाय नंबर ऑफ टोटल। तो सम ऑफ टोटल किसका, B3 का। B3 ये रहा। B3 में क्या क्या है, तो 23 प्लस 36 प्लस 45 प्लस 19 प्लस 27 बाय टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5। अब इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 6 9 9 प्लस 5 14 14 प्लस 5 14 प्लस 6 20 23 23 प्लस 7 30 3 2 5 5 3 8 8 प्लस 4 12 12 8 13 2 15 150 आ गया बाई 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा 30। इस क्वेश्चन का आंसर 30 आ गया। एवरेज निकालना तो सिंपल, एवरेज से क्या होता है, तो सम ऑफ टोटल बाय नंबर ऑफ टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 30 मीटर पर सेकेंड गति से एक कार चला रहा है तो 1620 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ किस में दिया गया है, मीटर पर सेकेंड में, और ऑप्शन जो है किस में है, आवर में है। तो मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस कितना है 1620 किलोमीटर है एंड ये क्या है, स्पीड कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मेरे भाई मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 18/5 से। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करो एंड किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो। ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से क्या है, मीटर पर सेकेंड में था
तो किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में। मैंने चेंज कर दिया। ये 89 जा कितना होता है 162, 5 6 जा और 6 15 जा 90, कितना हो गया 15 आवर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि 8 के पहले 4 धनात्मक गुणनकों का औसत क्या होगा। ये भी एवरेज का क्वेश्चन है। अब देखो 8 का पहला क्या होगा, 8 इंटू 8, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, यही होगा 8 का 4 गुणनक। क्या क्या हो जाएगा, 8 16 24 48। अब इसी का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32 बाय नंबर कितने 1 2 3 4। अब सबको क्या करो, ऐड कर लो, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दो। ये कितना है 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 24 64, 64 प्लस 6 64, 70 प्लस 10 80, 80 बाई 4, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 20। इसको एक और तरीके से आप निकाल सकते हो। तो क्या कह रहा है कि 8 का 4 धनात्मक, मतलब कि मल्टीपल किसका 8 का। तो अगर 8 है तो 16 होगा, 24 होगा, 48 होगा। अब इसी का एवरेज निकालना है। तो 8 सबको ऐड करना पड़ेगा, सम ऑफ टोटल। यहां से मैं 8 कॉमन ले, क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बाई 4। देखो ये कितना हो गया 4 2 जा 8, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 10 2 जा कितना हो जाएगा 20। इसमें इतना ऐड करने की जरूरत नहीं होगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि B जो है वो A से 20% अधिक है। B A से कितना परसेंट अधिक है 20%। अगर A 100 है तो B कितना है 120। अब देखो क्या कह रहा है कि C जो है B से 25% अधिक है। B कितना है 12 और 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4। तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा 3। तो ये जो C जो है वो B से 25% अधिक है, मतलब कि 12 से 3 अधिक है, तो कितना हो जाएगा ये 15। अब देखो ये C का वैल्यू कितना दे 330, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, फिर 22 आ गया। तो किसका पूछा है A का मान पूछा है। तो A का मान कितना होगा, A कितना है 10, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करो 22 से, तो कितना हो जाएगा 220, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या करना है फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि B जो है वो A से 20% अधिक है। अगर ये 10 है तो कितना हो जाएगा 12। मैंने A को 100 मान लिया तो B कितना हो गया 120, 0 से 0 चला गया। अब किसी किसी को दिमाग में आता होगा ये 12 भी और 10 भी जा सकता था, ऑफ कोर्स जा सकता, कट सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पे फिर पॉइंट आ जाता, इसलिए मैंने नहीं काटा। अब क्या कह रहा है कि C B से 25% अधिक है। 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4। B है कितना 12, 12 का 1/4 कितना होता है 3, तो 12 से कितना ज्यादा है 3, तो 12 से 3 12 में 3 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15। तो A कितना हो गया 10, B 12, C 15। लेकिन इसी 15 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया गया है 330। तो A का वैल्यू कितना आ गया 22। किसका पूछा है B का पूछा है। तो 22 को क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 220, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे 2 टर्म्स दिया है और क्या पूछा है HCF पूछा है, महत्तम समापवर्तक क्या है HCF पूछा है। तो HCF क्या था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा टर्म है जो कि दोनों में है, इस वाले में भी है और इस वाले में है, इस वाले में भी है। 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं, मतलब 2 नहीं होगा। 3 दोनों में, मैं लिख लेता हूं 3। 5 दोनों में है तो 5 लिख लेता हूं। 7 भी नहीं है। अब देखो कि कॉमन जो सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है कि जो कि दोनों में। अगर 5 में यहां पे देखता हूं तो यहां पे 2 है, तो 5 तो नहीं हो सकता। अगर यहां पे भी 5 होता तो यहां पे भी क्या होता 3 का पावर 5 ही हो जाता। 5 5 यहां पे भी है और 5
कितना यहाँ पे 2 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे अगर 5 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है 5, और यहाँ पे कितना दिया है 1, तो ये 1 इसमें यहाँ पे होगा या नहीं होगा? इसमें तो जरूर होगा ना। 3 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, देन 5 होगा। तो यहाँ पे मैं 3 का पावर 1 लिख सकता हूँ, 3 का पावर इसमें भी 1 है और 3 का पावर इसमें भी 1 है। अब देखो 5 का पावर इसमें भी 2 है और 5 का पावर इसमें भी 2 क्या है, इंक्लूड है। तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगा इस ये जो यहाँ टर्म्स दिया इसका HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किताब का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो विक्रय मूल्य क्या होते हैं, सेलिंग प्राइस SP, और क्रय मूल्य क्या होते हैं CP, कॉस्ट प्राइस। तो SP कितना है 3, कॉस्ट प्राइस कितना है 4। अगर कोई वस्तु 4 रुपया में खरीदते हो, उसको बेचते कितने में हो 3 रुपया में, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? 100% क्या होगा, लॉस ही होगा, क्योंकि 4 रुपया में तो उसको खरीदा ही था और बेचा कितना में, सिर्फ और सिर्फ 3 रुपया में बेच लिया। तो लॉस कितना का हुआ 1 का। तो परसेंटेज पूछा है तो 1। किस पे लॉस हुआ, तो खरीदा था जिस उस पे लॉस हुआ ना, किस पे कितना में खरीदा था 4 रुपये में। और क्या निकालना है परसेंटेज, तो 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 25। तो 25% प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो 25% लॉस हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 25% हानि। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बोर्ड मास पे है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले किसका क्रिया होता है, तो बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन का होता है, फिर एडिशन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवीजन का, फिर ऑफ का, और सबसे पहले बोर्ड ये ब्रैकेट का। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो कि ब्रैकेट में क्या क्या लिखा है, 2/5 माइनस 16/62 प्लस 11/62। तो यहां से 5 और 62 का सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि 5 और 62 का एलसीएम कितना होता है 310। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। अब देखो एलसीएम कितना हो गया 310। तो 5 कितना जगह होता है 310। तो 5 को अगर 62 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 310। तो 62 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 62 4 जा कितना होगा 124, क्योंकि 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, माइनस 62 5 जा 310, 5 16 जा 80, 16 2 5 जा यहाँ प्लस है 11 5 जा 55। अब देखो 124 में से 80 चला जाएगा, कितना बचेगा 44 प्लस 55 बाय 310। 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 99 बाय 310। अब इसको यहीं पे रहने देता हूं। अब यहां पे देखो किसका, तो ब्रैकेट के बाद किसका होगा ऑफ का, ये का वाले का। अब क्या है 5/6 इंटू 99/310, 3 2 जा 33, 33 जा कितना होता है 33, 3 जा 99। अब यहां से देखो ये भी चला जाएगा, 5 6 जा 30 और 5 2 जा कितना हो गया 10। अब यहां से क्या बना, तो 33 इंटू 2 इंटू 62। अब देखो इसमें क्या बचा, एक 6 सही 1/5, इसका वैल्यू कितना होता है 5 6 या 30, 30 प्लस 1 31/5। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो 31/5 से। 30 1 2 जा कितना 62। अब कितना आ गया, तो 33 ऊपर और 5 4 जा 20। इसका आंसर क्या हो गया 33/20। तो अगर आपको कैलकुलेशन आता है, जितने ज्यादा आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। किस पे बेस है ये क्वेश्चन, बिल्कुल
बोर्ड मास पे बेस है। सबसे पहले किसका क्रिया, ब्रैकेट का, जो मैंने यहां तक किया ब्रैकेट का ही। उसके बाद ऑफ का 5/6 से फिर मल्टीप्लाई किया। उसके बाद डिवीजन तो है नहीं, फिर मल्टीप्लीकेशन था, मल्टीप्लीकेशन का प्रक्रिया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मेज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर है तो मेज के लंबाई क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। एक आयत का क्या पेरीमीटर दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, तो पूछा है कि मेज की लंबाई क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। आप यहाँ पे देखो, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B = 48 एंड आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है, L × B = 128 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को आप दो तरीका से बना सकते हो, एक तो बेसिक होगा और एक होगा बाय ऑप्शन। मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन बहुत ही इजी पड़ेगा ये क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं कि L + B 48 है, अगर मैं इसको 2 से हटा दूं कितना हो जाएगा, ये 24, और L × B कितना है, 128 है। अब यहाँ पे देखो मेज की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है, तो मेज की लंबाई इसी चारों में से कोई ना कोई होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 18 है। 18 से अगर मैं L को 18 मानता हूं तो B इसको डिवाइड कर नहीं पाएगा, जो कि डिवाइड करने पे पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों को सम करके कितना लाना है, 24, तो 18 हो नहीं सकता है। 1 ये सेकंड क्या है, 10 है, 10 को भी 128 में डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, 12.8, तो 12.8 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 22.8, जो कि पॉसिबल नहीं है। लाना कितना है, दोनों को सम करके 24 और मल्टीप्लाई करके 128। जो नेक्स्ट थर्ड है वो क्या है, 16। अगर मैं 16 को 128 से क्या करता हूं, 128 में डिवाइड करता हूं तो कितना होता है, 16 8 जा 128। अब देखो अगर दोनों को ये ऐड करने पर एक 16 हो गया, एक 8 हो गया, दोनों को ऐड करने पर अगर 24 आ जाए तो इसका मतलब क्या, ये हमारा ऑप्शन सही है। 16 + 8 कितना होता है, 24, मतलब कि ये 100 और 100% क्या है, सही है। तो 16 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। L कितना हो जाएगा 16 एंड B कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। तो 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 128 भी आ जा रहा है, ये भी प्रूफ हो रहा है। और 16 + 8 कितना होता है 24, ये भी प्रूफ हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 16। ये क्वेश्चन DI से क्या कह रहे हैं कि इन 5 मैचों में B1 तथा B4 द्वारा बनाए गए रनों कुल संख्या में अंतर क्या है। एक चार्ट दिया गया है जिसमें B1 से लेकर B4 तक सबका, और ये मैच में जो रन बनाया है उसको यहाँ पे इंडिकेट किया गया। M1 में कितना, मैच 1 में कितना रन बनाया है, मैच 2 में, मैच 3 में, M4 M5 तक दिया गया। अब पूछ क्या रहा है कि B1 तथा B4, B1 ये रहा, B4 ये रहा, बनाए गए कुल संख्या में अंतर क्या है पांचों मैच में। तो B1 में कितना, 120 + 95 + 83 + 86 + 20, सबको ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, ये 5 + 3 8, 8 + 6 14, 4, अब ये कितना 12 + 9 21, 29, 37, 37 + 2 39 + 1 40। B4 में कितना दिया है, तो B4 को फिर ऐड कर लो, 56 + 65 + 85 + 45 + 42, इसको सम कर कितना आ जाएगा 293। अब दोनों का क्या पूछा है, डिफरेंस, तो 404 में से 293 जाएगा, कितना बचेगा 111, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन इंग्लिश में, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं। द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, मतलब 2 आर्टिकल है, 2 वस्तु है जिनका प्राइस का जो रेशियो वो क्या है 4:3 है। द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 50% एंड द प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल डिक्रीज बाय 10%. If the new price of second article is 54, then what will the original price of first article? मतलब क्या कह रहा है कि ये 2 आर्टिकल है जिसकी प्राइस की जो रेशियो क्या है 4:3 में दिया गया है।
अब पहले वाले को 50% इंक्रीज कर दिया जाता है और दूसरे वाले को 10% डिक्रीज कर दिया जाता है। मतलब कि पहले वाले को 50% ज्यादा कर दिया जाता है और दूसरी वाले को 10% कम कर दिया जाता है, और जो न्यू प्राइस बनता है वो सेकेंड वाले आर्टिकल कितना बन जाता है 54। तो ओरिजिनल प्राइस फर्स्ट वाले को क्या है ये पूछ रहा है। देखो 4:3 है, अगर मैं इसको 40:3 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम। मैंने 40 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 10% दिया है ना, तो 10% अगर मैं इसको निकालता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट में नहीं आएगा। तो पॉइंट में आ जाएगा तो क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन कम हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये पहले वाले को कितने परसेंट इंक्रीज किया है 50%, और मेरे भाई 50% का वैल्यू कितना था 1/2, तो 40 का 50% कितना होगा 20, इसका 50% 20, इसमें क्या क्या है इंक्रीज क्या है, तो 40 में 20 ऐड हुआ कितना हो जाएगा 60। अब सेकेंड वाले में 10% डिक्रीज किया है, तो 10% का वैल्यू कितना, तो 1/10, तो 30 का 1/10 कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना था 30 में से 3 माइनस हो गया तो कितना बचेगा 27, और इसी का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 54, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 27 2 जा 54। तो क्या पूछ रहा है, तो व्हाट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, ओरिजिनल प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कितना था 40, तो 40 को क्या करो, एक का वैल्यू अगर 2 है तो 40 का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 × 2, जो कि कितना हो जाएगा 80, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेशियो से पूछा गया है। रेशियो से एक फर्स्ट क्वेश्चन भी रेशियो का ही था और ये भी क्वेश्चन रेशियो का ही है। क्या कह रहा है कि A/B कितना है 4:5 है। पूछा क्या है A/B, तो A/B कितना है 4/5 और B/A कितना है तो 5/4, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या किया था, इन दोनों का एलसीएम ले लिया था, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा 20। अब देखो यहां से क्या पूछा A और B का वैल्यू कितना होगा, तो 5 4 जा 20 और 4 4 जा कितना हो जाएगा 60, 4 5 जा 20, 4 से अगर 20 में डिवाइड करो तो 5 टाइम्स जाएगा, और 5 को फिर इससे क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 16/25, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, डी अकेला सामान्य कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी और डी दोनों मिलकर सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सी जो है एक काम को 20 डेज में कर सकता है और डी उसी काम को 30 डेज में कर सकता है। यहां से क्या निकाल लो टोटल वर्क, और टोटल वर्क क्या होता है तो इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम कैसे निकाला जाता है तो बड़े वाले टर्म्स को देखो, इसमें दोनों में 20 30 में बड़ा कौन है 30। अब देखो कि 30 जो है वो उसके बाद जो बचा हुआ जो नंबर है, कौन बचा हुआ नंबर 20 से डिविजिबल है या नहीं, 20 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या करूंगा 30 को फिर डबल कर दो, कितना हो गया 60, तो 30 से तो डिविजिबल है ही, लेकिन 20 से भी डिविजिबल है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये टोटल वर्क हो जाएगा, जो कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे टोटल वर्क आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी आंसर सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जनरली यहाँ पे एलसीएम ही ले लो, और एलसीएम लेने के लिए क्या तरीका है, बड़े वाले नंबर को देखो, अगर वो नंबर छोटे वाले नंबर से डिविजिबल है, मान लो अगर यहाँ पे 60 होता तो डायरेक्ट 60 यहाँ पे एलसीएम हो जाता, क्योंकि 20 से भी डिविजिबल है। अगर यहाँ पे 30 दिया हुआ है तो 30 को फर्स्ट से 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 से डिविजिबल नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये क्या बन गया 60, जो कि 20 से भी डिविजिबल है। अब देखो टोटल वर्क आ गया, डेज आ गया, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें एफिशिएंसी क्या होता है तो टोटल वर्क बाय डेज, कितना काम था और आप उस काम को कितने दिन में कितने एफिशिएंसी के साथ समाप्त कर सकते हो। तो क्या कह रहा है कि 60 काम है और उसको वो 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मेरे भाई अगर 60 काम को आप 20 दिन में कर सकते हो तो एक दिन में आप कितने काम करोगे तो 3 काम, तभी तो 20 दिया 60 होगा। इससे इसको क्या करो डिवाइड कर दो,
अब अगर 60 काम को आप 30 दिन में कर सकते हो तो एक दिन में कितने काम करोगे? तो 2 काम करोगे। अब क्या पूछा है? दोनों मिलकर, तो आप एक दिन में कितने काम करते हो? 3। ये जो डी है वो एक दिन में कितने काम करते हैं? 2। तो अगर दोनों मिल जाए, सी और डी दोनों मिल जाए, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 5। सी प्लस डी एक दिन में कितना काम करेगा? 5। टोटल काम कितना है? 60। अब कौन करेगा? तो दोनों मिलकर। दोनों एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो 60 काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? 12 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 12 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंग्लिश में मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। क्या कहे? द हाइट ऑफ अ कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस of its base 10 centimeter. If the rate of painting it is 28 per centimeter square, then what will be the total cost in painting the cone from outside? मतलब कहते हैं कि एक कोन है जिसका हाइट कितना है? 24 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है? तो 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस कोन को बाहरी से पेंट करने पर कितना खर्चा पड़ेगा, जो कि 28 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे एच दिया है और आर दिया है। कौन का पूछा है तो कौन पे सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा मुझे? एल, जो क्या होता है? स्लांट हाइट। और स्लांट हाइट एल इज इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576। कितना हो गया? 676, जो किसका स्क्वायर होता है? 26 का। आप ये ट्रिपल से भी, ये ट्रिपलेट जो होता है उससे भी याद कर सकते हो। 5, 12, 13, उसके बाद क्या होते हैं? ये 5, 12, 13 तो एक होता है, और ये 24, 10, 26, 10, 24, 26 ये भी एक ट्रिपलेट होता है। तो आप यहां से भी याद कर सकते हो। अब क्या कह रहा है कि मुझे पाई भी, आर भी मिल गया, एच भी मिल गया और एल भी मिल गया। तो पाई आर एल, इसका एरिया क्या होता है? वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर एल। पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 10। एल कितना है? 26। अब इसी को किससे कराना है? 28 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही से कर दो 4। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके ये कितना हो जाएगा? 88 इंटू 10 इंटू 26। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 छक्के 48। तो यहाँ पे 8, ये दोनों तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट के बाद अगला डिजिट क्या होना चाहिए? 8, क्योंकि ये तो जीरो तो है, तो जीरो तो होगा ही। उसके बाद क्या होना चाहिए? 8 छक्के 48, तो 8 आना चाहिए। इस दोनों में 2 और 6 है, तो ये दोनों होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? 26 को 88 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये? 8 छक्के 48 का 8 में 4, 8 छक्के 48 से 4 52, और 8 दूना 16, 8 दूना 1 17, 8 6 2 8 7 5 12 और 1 1 2। यहाँ पे एक इसको 10 से मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा? 22880, जो कि लास्ट ऑप्शन है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो एक कौन था जिसमें क्या पूछा? बाहरी खर्च कितने पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से 28 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ा? तो एल निकालना पड़ा। एल क्या होता है? तो स्लांट हाइट होता है। स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना दिया है? 10। एच कितना दिया है? 24। तो 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576। दोनों का ऐड कर दिया कितना का? 676, जो कितना स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? 26 का स्क्वायर है। अब यहां से मुझे पाई आर एल तीनों के तीनों मिल गया। आर भी मिल गया, एल भी मिल गया, और पाई मुझे पता है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। यहां से वक्र क्षेत्रफल निकाल के कितना? 22/7 इंटू 10 इंटू 26। अब इसी को किससे मल्टीप्लाई करना है? 28 से, क्योंकि इतना आ जाएगा ये एरिया, और इस एरिया को किससे? तो 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकोगे। तो इसमें यहीं पे 28 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 4 जा 28, 4 22 2 जा कितना हो जाएगा? 88
88 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 26 से मल्टीप्लाई करो। तो 26 को 88 से मल्टीप्लाई किया कितना गया, ये 2288 और 10 से मल्टीप्लाई फिर इसमें कर दिया तो 0 लास्ट में आ गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पे है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3200 की एक राशि पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजक वार्षिक किया गया है, तो साधारण ब्याज के मध्य अंतर क्या गया, मतलब कि अमाउंट कितना क्या है, तो प्रिंसिपल कितना है, सॉरी 3200। इस पे क्या क्या करना है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और फिर दोनों में अंतर क्या है वो निकालना है। तो देखो अगर 20% एक साल में मिलता है तो साधारण ब्याज जो मिलेगा 2 साल में कितना मिलेगा, उसको डबल कर दो 40%, टोटल अमाउंट का 40%। तो आप देखो, लेकिन इसका अगर मैं 20% का अगर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में निकालूं तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जिस अमाउंट पे आप इस साल इंटरेस्ट लगता है अगले साल वो इंटरेस्ट अमाउंट में ऐड हो जाता है, प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, फिर उस अमाउंट पे इंटरेस्ट चलता है। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है, हर एक साल उतना ही इंटरेस्ट चलता है। जैसे 20% है तो हर एक साल 20% ही चलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में, ये जो परसेंटेज है वो हर एक साल चेंजेस होता रहता है। तो 20 और 20 का क्या होगा, सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए ए बी वाले फॉर्मूला लगा लो। ए बी फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो पहले ए कितना है 20, बी भी कितना है 20 एंड 20 इंटू 20 बाय 100। ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40 प्लस 0 0 चला गया 4, तो 44। अब देखो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 40 और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला है 44%। तो दोनों का अंतर पूछा है, तो 40 से 44 में कितना अंतर है 4% का। तो क्या पूछ रहा है कि इसी का अंतर कितना है, तो 3200 का 4% मेरे भाई कितना होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका एक और ट्रिक से भी निकाल सकते हो, क्या होता है वो अभी बतलाता हूं, पहले ये समझ लो। ये बेसिक तरीका था, क्या था कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज हर एक साल का सेम होता है, तो 20% था इस बार, तो 20% अगले साल भी होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 40%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर एक साल इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, तो फर्स्ट साल का कितना है 20%, फिर अगले साल उस अमाउंट में 20% जो इंटरेस्ट बना था वो अभी उसमें ऐड होकर फिर से उस पर 20% लगेगा। तो ऐसे करने पर क्या होता है, ये सक्सेसिव इंक्रीजेज कहलाता है। और सक्सेसिव इंक्रीजेज के लिए फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, जो कि कितना निकल गया 44। तो पहले कितना था 40%, अब हो गया, सॉरी पहले सिंपल इंटरेस्ट पे कितना निकलता था 40% और कंपाउंड इंटरेस्ट पे 44। तो कितना ज्यादा हुआ, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 4%। तो डिफरेंस ही पूछ रहा है। अमाउंट कितने, प्रिंसिपल है 3200 का 4% कितना होता है 128। इस क्वेश्चन का आप ट्रिक से भी बना सकते हो। इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो जो डिफरेंस है वो इज इक्वल टू 2 साल का अगर पूछे तो P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना दिया है, तो डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल कितना दे, तो 3200 एंड P कितना दे, तो 20/100 का होल स्क्वायर, यही है। तो 3200 इंटू ऊपर क्या हो जाएगा 20 इंटू 20/100 इंटू 100, 0 से 0 डबल 0 से डबल 0 चला गया, डबल 0 से डबल 0 चला गया, कितना हुआ 32 4 जा कितना होगा 128। तो ये भी तरीका है, आप इस तरीका से ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या, डिफरेंस इज इक्वल टू 21, लेकिन 2 ईयर का ही है, अगर 3rd ईयर पूछे तो फिर ये चेंज हो जाएगा। डिफरेंस इज इक्वल टू P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विवेक, देव और ललित अकेले एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। विवेक तथा देव मिलकर सामान्य कार्य को आधा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो सबसे पहले विवेक का निकालो। विवेक एक काम को कितने दिन में कर सकता है 10 डेज में।
देव उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, एक काम को 15 डेज में। एंड ललित उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 डेज में। यहां से पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क क्या होते हैं, एलसीएम। एलसीएम अगर मैं यहाँ पे 60 ले लूं तो 60 जो है 10 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। यहाँ की इसके बाद एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर 60 काम को 10 दिन में करते विवेक, तो एक दिन में कितने काम करते हैं, 6 काम। देव एक दिन में 4 काम, 15 4 जा 60, ललित 23 जा 60। तो तीनों का एफिशिएंसी आ गया। 1 डे का एफिशिएंसी एक का कितना, विवेक का कितना है 6, देव का 4 और ये ललित का 3 है। तो टोटल कितना होगा 6 + 4 + 3 जो कि 30। अब क्या कह रहा है कि विवेक तथा देव मिलकर, विवेक और देव मिलकर, तो ये दोनों मिलकर कौन, तो विवेक और देव, विवेक और देव का कितना एफिशिएंसी है, 6 + 4 10 मिलकर कार्य का आधा, टोटल कार्य कितना है 60, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, 1/2। और इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो ये 30 हो गया, 0 से 0 चला गया, कितना बचा 3 दिन। तो विवेक और देव उस काम को 3 दिन में, टोटल काम को आधे, टोटल काम के आधे काम को 3 दिन में कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन फिर से इंग्लिश में दिया है, मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या करके अनिल गोज टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर एंड रिटर्न्स टू हिज ऑफिस होम एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स टोटल 39 आवर्स देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड होम। क्या कह रहा है कि अनिल जो है वो अपने घर से ऑफिस के लिए 35 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रवाना होता है, और ऑफिस से घर जो आता है वो कितने किलोमीटर पर आवर से, 30 किलोमीटर पर आवर से। दोनों आने जाने में उसको जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा है, 39 आवर लगा है। तो पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है उसके घर से उसके ऑफिस के। मान लो अनिल का घर ये है और ऑफिस ये है। अब यहाँ पे देखो अनिल जो यहां से यहां तक जाता है वो कौन से स्पीड से, 35 किलोमीटर पर आवर से, और यह ऑफिस से जो घर आता है वो कितने स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से। और टोटल जो ड्यूरेशन लगा टाइम का वो कितना लगा है, 39। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला होता है, क्या होता है, S1 × S2 बाय S1 + S2 × T। S1 स्पीड 1 × स्पीड 2, और दोनों स्पीड को क्या कर दो, ऐड कर दो और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस। तो S1 कितना है, 35 × 30, 35 + 30 × टाइम कितना लगा टोटल, तो 39। अब यहां से कैलकुलेट कर दो, तो 35 × 30/65 × 39, 13 3 जा 13 5 जा 5 6 जा कितना हो जाएगा ये, 35 18 जा 18 5 जा 90, 18 3 जा 54 + 9 63। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 630 किलोमीटर। क्या निकालना था, डिस्टेंस। और डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो स्पीड 1 × स्पीड 2 बाय स्पीड 1 + स्पीड 2 × टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 20% छूट देने के पश्चात इतना में बेचा गया है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो 20% छूट, छूट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। अगर मान लो कि 100 रुपीज है MP, तो SP कितना होगा 80, 20% छूट दिया ना भाई, तो 100 में अगर 20% छूट दिया तो बेचा कितना में, 80 में। अब यहां से निकालो, 0 से 0 चला गया। अगर 8 का वैल्यू 5360 को, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि छूट के पश्चात इतना में बेचा गया, और बेचा जाने को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस SP। तो SP कितना है 8 है, और 8 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया 5360, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, तो 48 एंड बचा कितना 5 6 56 हो गया, तो 8 7 जा 56, तो 67
670, एक का वैल्यू कितना गया 670। तो अंकित मूल पूछा है, इससे क्या करो, एक जीरो से और मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10, तो 6700, जो कि इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस तरीका से भी बना सकते हो कि 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5। अगर 5 टोटल है, यहाँ पे क्या है, टोटल मीन्स एमपी है, तो एसपी इतने, इसमें एक कम करके बेचा गया, तो बेचा कितना में गया 4 में, तो 4 का वैल्यू 5360 है। तो किसका पूछा है, 5 का पूछा है, तो 5360/4 इंटू 5। इस तरीके से आप यहाँ पे भी आंसर यही आएगा, बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई इतना है तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या है। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में कराया था, क्या है कि एल यहाँ पे कितना दिया, बगीचे की लंबाई 12 सेंटीमीटर एंड बी कितना दिया 9 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, एरिया। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, तो 12 इंटू 9 जो कितना हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फिर क्वेश्चन किस पे है, तो बोर्ड मास पे है। और बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट, फिर और, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करो, ये 1/5 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 20 एंड 5 4 जा 4 5 जा, ये कितना होगा 4 माइनस 5, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1/20, क्योंकि 4 में से 5 जाएगा कितना होगा -1/20। लेकिन किसका का है, तो अब इसके बाद किसका वैल्यू होगा 3/2 का, तो 3/2 इंटू -1/20, ये कितना हो गया -3/40। यहां तक का वैल्यू कितना आ गया -3/40। अब देखो, तो उसके बाद किसका होगा, तो ब्रैकेट का हो गया, ऑफ का हो गया, अब डिवीजन का होगा। तो डिवीजन क्या है 200/50 है, 0 से 0 चला गया, 5 4 जा, यहां से कितना आ गया 4। अब देखो 4, उसके बाद क्या है, ये 4 प्लस का साइन है, तो 4 + 4 8 माइनस 3/40, यही हो जाएगा। 84 जा कितना होगा, 84 जा सॉरी 8 4 जा 32 माइनस 3/40, 320 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 317/40, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम किया, तो 1/5 माइनस 1/4 का वैल्यू कितना आ गया -1/20। अब उसके बाद ऑफ का काम किया, तो 3/2 इंटू -1/20 जो कितना आ गया -3/40। देन डिवीजन का काम किया, तो 200/50 जो कितना आ गया 4। अब देखो बचा क्या 4 प्लस इसका वैल्यू 4, तो 4 + 4 8, और इसका वैल्यू कितना गया -3/40, तो 8 - 3/40। अब यहां से अगर मैं इसको एलसीएम लू यहां से, तो कितना आ जाएगा 40, 48 जा 320 -3, 320 - 3 कितना आ जाएगा 317/40। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय के 50 शिक्षकों की औसत आयु कितना है 66 ईयर है, तथा दूसरे विद्यालय की 60 शिक्षकों की औसत आयु कितना है 55 है। तो दोनों विद्यालयों के शिक्षकों को मिलाकर औसत एवरेज, औसत जो है आयु कितना होगा, ये भी क्वेश्चन एवरेज का ही है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीका से बना सकते हो। एक बेसिक तरीका क्या है कि 50 शिक्षकों का औसत आयु कितना है 66, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहां से टोटल निकल आएगा। फिर दोनों का पूछा है तो 60 शिक्षकों का कितना है 55, और टोटल शिक्षक कितना है तो 50 + 60, ये क्या हो जाएगा, तो दोनों विद्यालयों को शिक्षकों का औसत आयु यहां से निकल जाएगा। अब कितना होगा ये 0, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 33, सॉरी 6 5 जा 30 का 0, 6 5 जा 30 + 3 33, कितना हो गया 3300 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी 3300 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 110, ऊपर कितना हो गया 33 33 66 0 चला गया 60। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 60। एक और तरीका जो कि आप रेशियो मेथड से बना सकते हो।
देख लो यहाँ पे क्या है, एक विद्यालय में कितना शिक्षक है 50, दूसरे में कितना है 60 है। अगर मैं डबल जीरो हटा दूं तो ये क्या रेशियो बन जाएगा 5:6 फर्स्ट एंड सेकेंड स्कूल का। और इसका आयु जो है कितना है 66 और 55 है। 11 6 जा 11 5 जा, ये भी चला जाएगा, कितना बचेगा 6:5। अब देखो ये कितना हो जाएगा 30, ये भी कितना हो जाएगा 30, 30 + 30 कितना हो गया 60। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्षों में स्वयं का 14 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में राशि स्वयं का 92 गुना हो जाएगा, 92 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन में गुना वाले टाइप पे एक कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पूछता है। क्या पूछता है कि अगर कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना, मतलब ये 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में राशि स्वयं का पूछ सकता है कितना 32 गुना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो कि जीडी को 11 फरवरी में भी पूछा गया था, शिफ्ट 2 या शिफ्ट 3 में भी पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और यहाँ पे पूछते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूछता है तो क्या पूछता है, यहाँ पे जो दिया रहेगा वो हमेशा इस वाले का स्क्वायर क्यूब फोर्थ ऐसा फॉर्म में दिया रहेगा। लेकिन जब सिंपल इंटरेस्ट में पूछता है तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये मैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट को बतला रहा हूँ तो ये कितना है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इसका मतलब क्या, ये 2 to the power 5 है 32। और क्या करना पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये जो 15 है इसको इसके पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 75 ईयर्स में कितना हो जाएगा, ये 32 गुना हो जाएगा। किस बेस पे, तो चक्रवृद्धि ब्याज के बेस पे। लेकिन यहाँ पे किसका पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बेस पे पूछा है। 1/S1 - 1/S2 - 1/T1/T2। यहाँ पे देखो ये क्या है, गुना वाले टर्म्स है। तो पहले में कितना गुना हो रहा है 14, तो 14 - 1 सेकेंड में कितना गुना हो रहा है, तो 92 - 1, और इसमें कितना ईयर्स है 15 ये मुझे पता नहीं, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो 14 - 1 कितना हो जाएगा 13/91 इज इक्वल टू 15 ये फाइंड आउट करना है। 13 7 जा 91 और 15 7 जा कितना, तो 105। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 105। यहाँ पे यही चीज याद रखना पड़ेगा, जो गुना कहा है गुने वाले टर्म को क्या करना है, एक माइनस करके लिखना है। यहाँ पे 14 था तो क्या लिखा मैंने 13, यहाँ पे 92 था तो क्या लिखा 91। अब ये जो ईयर वाला है उसको ऐसे ही लिख दो, तो 13 7 जा 15 7 जा 105। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राहुल ने बाजार से 80 वस्तुएं खरीदी, कुल वस्तुओं की 25% वस्तु खराब थी तथा शेष वस्तु को 50% लाभ पर बेच दिया गया। तो क्या कह रहा है कि कुल लाभ प्रतिशत क्या है। 80 वस्तुएं खरीदे, मैंने माना कि 80 वस्तु 80 रुपया में खरीदा, एक वस्तु कितने रुपया में खरीदेगा 1 रुपया में। अब 25% वस्तु खराब हो गया, तो 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4। किसका 80 का 1/4 खराब हो गया, कितना खराब हो गया, इसका मतलब 20 खराब हो गया, तो बच्चा कितना 60। अब क्या करें कि 60 को वो 50% प्रॉफिट पर बेचा है, तो 60 का भाई 50% कितना होगा, 50% का वैल्यू होता है 1/2, और 60 का 1/2 कितना होगा 30, तो 60 में 30 ऐड करोगे तो बेचा कितना में 90 में। अब देखो वो कह रहा है कि उसका जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है। टोटल मेरे भाई खरीदा कितने में था 80 में, 80 वस्तु कितने में खरीदा था, मैंने मान लिया 80 में ही खरीदा था। उसमें क्या हुआ 25% वस्तु खराब हो गई, तो 25% 80 में से खराब हो गया, बचा कितना 60। फिर क्या कह रहा है कि इसमें 50 बचे हुए को 50% लाभ पर बेचा, तो 50% लाभ पर बेचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 50% का वैल्यू कितना, तो 1/2, तो 60 का 1/2 कितना हो गया 30। इसका मतलब ये हुआ कि 60 को कितने में बेचा 90 में। अब समझ में आ गया। अब तो एसपी कितना था 80
और बेचा कितना में 90 में। टोटल कॉस्ट उसे कितना लगा था 80 रुपया और बेचा कितना में 90 रुपये। अब देखो ये जो डिफरेंस है कितने का आ गया 10 का, तो 10 पे किस पे आया है 80 पे, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 1/8%। और 1/8% क्या होता है 12.5%। 100/8 क्या हो जाएगा 12.5%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 12.8। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पाई चार्ट से है। क्या कह रहा है कि ये मैच वाले M5 में इन बल्लेबाज द्वारा बनाए गए प्रति बल्लेबाज का औसत रन क्या है, एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा M5 में सारे के सारे क्या करो ऐड करके फिर जितने भी नंबर से सबसे डिवाइड कर दो। सम क्या होता है एवरेज क्या होता है, तो सम ऑफ टोटल बाय नंबर ऑफ टोटल। तो सम ऑफ टोटल कितना है 20 प्लस 52 प्लस 27 प्लस 42 और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 4। कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 7 9 प्लस 2 11 3 प्लस 5 3 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 4 14/4। अब कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 4 5 जा 20 4 2 जा 8 4 5 जा 20। कितना आ गया आंसर 35.25 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी, जो कि इजी बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोगों का सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं 12 फरवरी शिफ्ट 2 के मैथ क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।